नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज आपको इजराइल और हमास में चल रहे भीषण युद्ध के बीच वॉर जोन में लेकर चलेंगे। हमास के खिलाफ इजराइल ने बड़ा एक्शन लेते हुए 800 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, 150 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। हमास ने इजराइल की हाईटेक व्यवस्था को चकमा कैसे दिया, इजराइल एजेंसी मोसाद हमले को भांपने में कैसे फेल हो गई, इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है, सारे सवालों के जवाब बस आपको थोड़ी देर में देंगे। सत्ता की वर्कशॉप में आज हमास प्रेमी लोगों की भी मरम्मत करेंगे, जिनकी भाषा हमास के आतंकी अटैक के समर्थन वाली है। आज हमास प्रेमियों और जुलूस जीवियों की वैचारिक मरम्मत का दिन है। आज 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को सभी राज्यों में नतीजे आएंगे। आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मध्य प्रदेश में चौथी लिस्ट में 57 प्रत्याशियों के नाम हैं। शिवराज सिंह को बुधनी टिकट से टिकट दिया गया है। वहीं राजस्थान में 41, छत्तीसगढ़ से 64 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। राज्य चुनाव से पहले कांग्रेस ने जाति पर जोर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराएंगे। ये भी कहा कि विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। अयोध्या से बड़ा अपडेट आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है कि भगवान राम के 5 साल पुराने स्वरूप की एक मूर्ति बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 4 फीट 3 इंच होगी। ये नवंबर में तैयार हो जाएगी। ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पाकिस्तान की नफरती एंकर जैनब अब्बास पर एक्शन हुआ है। आईसीसी ने शिकायत के बाद वर्ल्ड कप के बीच में उसे पाकिस्तान जाने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें भारत से जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि पहले वो साइबर क्राइम, भारत और हिंदू धर्म की आलोचना करने के लिए विवादों में रही। लेकिन सबसे पहले सिर्फ 60 सेकंड में देखिए इजराइल और हमास के युद्ध का वॉर जोन वाला विध्वंसक ट्रेलर। ये कोई फिल्म नहीं है, ये असली जंग है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, जिसका असर सबके घर तक पहुंचेगा। तो सत्ता में सबसे पहले बात करेंगे सत्ता और वर्चस्व की उस लड़ाई की जो पिछले 3 दिन से नॉन स्टॉप जारी है, जो रूस और यूक्रेन युद्ध से भी भीषण और विध्वंसक रूप ले चुकी है। बेहिसाब मिसाइलें चल रही हैं, अनगिनत गोलियां चल रही हैं, बम विस्फोट की चोट से पूरा इलाका थर्रा गया है। ऐसे हालात में TV9 भारतवर्ष सबसे पहले वॉर जोन पहुंच चुका है और वहां से लगातार हमारे न्यूज मित्रों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी तेल अवीव पहुंच चुके हैं, जो वहां के हालात पर सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। वहां दहशत का आलम क्या है, इजराइल की क्या तैयारी है और अगले कुछ घंटों में हमास का क्या होगा, हर सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के पास है। आज कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और आंकड़ों से इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर हमास कैसे इजराइल जैसे देश की सुरक्षा में सेंध मारने में कामयाब हो गया। और बात इस युद्ध से मिले उस सबक की भी होगी जिसका फलसफा है कि किसी भी देश को अपनी सुरक्षा तकनीक पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इजराइल पर एक दिन में 7000 रॉकेट दागने वाले मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आ गया है। हमास के मुखिया इस्माइल हानिये का प्लान ही हमास के लड़ाकों ने जंग में लागू किया है। हमास अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? इतने रॉकेट, इतने बम, इतना गोला बारूद हमास को कहां से मिला? ये सवाल भी बहुत लोगों के मन में उठ रहा है।
युद्ध में चल रहे हथियारों का ईरान कनेक्शन और हथियार सप्लाई का सीक्रेट रूट भी बेहद चौंकाने वाला है। आपको बिना वक्त गवाए इजराइल के वॉर जोन में लेकर चलते हैं, जहां टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए वहां के हालात क्या हैं। आप देखिए कि आर्मी की मूवमेंट हो रही है। देखिए लगातार हम टीवी9 भारतवर्ष वो पहला चैनल है जो यहां पहुंचा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि आर्मी की मूवमेंट हो रही है। हम इस समय मौजूद हैं खास तौर पे साउथ इजराइल के एरिया में, नेटिवोर पे, जहां पर हमले किए गए थे। ये वो इलाका है जहां पर 22 लोकेशंस पर हमले किए गए थे और अब टीवी9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो आपको ये दिखा रहा है कि आर्मी के कॉन्वॉयज लगातार मूव कर रहे हैं। और ये देखिए ये पूरा इलाका कॉर्डन कर दिया गया है और इस इलाकों के अंदर ही अब मैक्सिमम जो है आर्मी की मूवमेंट की जा रही है। टैंक, आर्टिलरी गन्स को मूव किया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन निशांत मेरे साथ है और देखिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार इस समय आईडीएफ किस तरीके से काम कर रहा है। और ये देखिए स्नाइपर राइफल्स के साथ साथ असॉल्ट राइफल्स और इतने बड़े हैवी वेपन्स के साथ लगातार यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ जहाँ पर सर्विलेंस यूनिट या फिर आपके टैंक जो हैं वो यहाँ पर मूव किए जा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है उस जगह पर जहाँ पर, उस एपिसेंटर में जहाँ पर हमास की तरफ से सबसे ज़्यादा अटैक किए गए थे। साउथ इजराइल का ये वो इलाका है और मैं आपको सीधी दिखा रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कैसे आईडीएफ अब अपने आप को तैयार कर रहा है। आईडीएफ के लगातार इन इलाकों में टारगेट करने की तैयारी कर रहा है। अलग अलग स्पेशल यूनिट्स की जो टीमें हैं वो लगातार डिप्लॉय की गई हैं और अभी ये वो इलाका है जहाँ से सारी मूवमेंट की जा रही है साउथ इजराइल में। देखिए टैंक, आर्टिलरी गन, सर्विलेंस यूनिट्स सब तैनात की गई है, रडार सिस्टम तक तैनात कर दिए गए हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि कोई भी अगर अटैक आता है, कोई भी रॉकेट्स आते हैं तो फिर उनका जवाब दिया जा सके या फिर आयरन ड्रोन की मदद से उनको निष्क्रिय किए जा सके। और देखिए मैं एक बार फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। निशांत चलिए, अगर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या इस समय हालात है यहाँ पर। और देखिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है और ऊपर भी अगर आप देखें हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं, यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मूवमेंट हो रही है। कहीं पर अगर अटैक की संभावना दिख रही है, कहीं फायर फाइटिंग चल रही है तो उसका जवाब देने के लिए टीम्स को यहाँ से आगे मूव किया जाए। और देखिए ये मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि सबसे पहले बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक हमास के खिलाफ ऑपरेशन जो था वो इस बेसिस पे था कि जो टीमें ऑन ग्राउंड थी वो लगातार मूव कर रही थी, लेकिन अब आर्टिलरी गन, टैंक्स, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इजराइल के ग्राउंड जीरो से और भी जाबाज रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पहले हमास की क्रूरता वाले एक और वीडियो सबूत को देख लीजिए। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर ऐसे समय में अटैक किया जब इजराइल के लोग त्योहार के जश्न में मशगूल थे। तो ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त का है जब लोग जश्न में डूबे हुए थे और उस वक्त अचानक हमास के आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इस तरीके के कई वीडियो सबूत पिछले 48 घंटे में देखने को मिले हैं। कहीं पार्टियां चल रही थी, अचानक उसी पार्टी के बीच में हमास के आतंकवादी पहुंचे और वहां उन्होंने मौत का तांडव मचा दिया। यहाँ एयरपोर्ट पहुंचे और अगर आप आवाज सुन रहे हो तो सायरन की आवाज आ रही है और हमारे आसपास जितने लोग हैं वो देखिए नीचे बैठ गए हैं और हमें भी बोला गया है कि देखिए आप जमीन पर लेट जाइए या बैठ जाइए और बेली टू दी फ्लोर, यानी हमको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल नीचे लेट जाइए। देखिए मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे और वो अगर दूसरी तरफ घुमाए, देखिए इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि हम ही ऐसा कर रहे हैं। सभी लोग एयरपोर्ट पे जो पहुंचे हैं, मैंने आपको बताया था कि भाग रहे हैं, अंदर शेल्टर में जा रहे हैं, लोगों को अंदर जाने के लिए बोल दिया गया। देखिए गाड़ियां वहीं के वहीं छोड़कर लोग अंदर भाग रहे हैं, कोई शेड ले रहा है, कोई किसी की ओट ले रहा है और हमको भी इसी तरीके से बोला गया है यहाँ पर खड़ा होना वाजिब नहीं है। और हम एयरपोर्ट पहुंचे थे और देखिए बॉम्ब, ये एयरपोर्ट के ऊपर ब्लास्ट हुआ है। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है। नीचे नीचे लेट जाइए इन इलाकों में। और अभी यहाँ पर बहुत पैनिक सिचुएशन है एयरपोर्ट पे। नीचे लेट जाइए। और सीधे एक बार चलते हैं इजराइल, जहां मेरे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। राहुल जी देखिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर, अगर आप पीछे देख रहे हो कि
यहाँ पर अभी अटैक हुआ है, अब हम यहीं पर मौजूद थे, ताबड़तोड़ कई रॉकेट से दागे गए और देखिए लाइव अभी भी आप फटते हुए नजर आ जाएंगे आपको कई जगह, क्योंकि कई स्प्रिंटर से अटैक किया गया है, कई रॉकेट दागे गए हैं। अब ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये साउथ इलाका है इजराइल का और देखिए लगातार मैं आपको बता रहा था कि कितना पैनिक है यहाँ पर। अभी भी कई जगहों पर हम उस एपिसेंटर में है जो गाजा पट्टी के ठीक पास है और देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधे पहुंचा रहे हैं कि आप देखिए कितनी भयानक होती जा रही है जंग। और अभी देखिए कई लोगों को इसमें चोटें भी आई हैं, कई लोगों को यहाँ से हटाया गया है। ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि देखिए अभी क्या हालात है यहाँ पर। लोग जो है फोर्सेज ने यहाँ पर लोगों को निकाल जरूर लिया है, सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इन जगहों को टारगेट किया गया है हमास की तरफ से। और देखिए लगातार रॉकेट कई दागे, हालांकि आयरन ड्रोम इन्होंने इस्तेमाल किया और आयरन ड्रोम ने कई रॉकेट्स को निष्क्रिय किया, लेकिन फिर भी एक रॉकेट यहाँ पर आकर गिरा और इस पूरे रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है। ये साउथ का इलाका है और मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके का पैनिक यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके का पैनिक सिचुएशन यहाँ पर है। और देखिए तस्वीर अगर आप देखें कि गाड़ियों को क्षति पहुंची है, पूरे घर के अंदर आग लग चुकी है जिसको बुझाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी ये हालात हैं। देखिए अभी आग को पर काबू पाने का काम किया जाए। अब कितनी कैजुअलिटी हैं, कितने लोगों को चोटें आई हैं, इसका आकलन नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसी स्थिति आपको साउथ इजराइल के हर दूसरी गलियों में देखने को मिल जाएगी। हर 1 घंटे के अंदर रॉकेट दागे जाते हैं, मल्टीपल रॉकेट दागे जाते हैं और जिसको निष्क्रिय करने की कोशिश इजराइल की फोर्सेज ज़रूर करती है, लेकिन हमास की तरफ से ये अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे इलाकों के अंदर लगातार हमास अटैक कर रहा है, सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज हो। देखिए आप देखिए कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने अभी कॉर्डन किया हुआ है, इस इलाकों में हटाया जा रहा है और इनका जो ऑपरेशन है ये यहाँ पर चल रहा है। अभी जब हम यहाँ मौजूद थे हमारे ठीक कैमरे में कैप्चर हुई सारी तस्वीरें जिसमें जो मल्टीपल रॉकेट्स थे वो दागे जा रहे थे और लगातार उनको हम देख रहे थे, हम उनको कैप्चर कर पा रहे थे। हम ये भी देख रहे थे कि कैसे आयरन ड्रोम तुरंत एक्टिव हुआ और उसके बाद कई मिसाइल्स को, कई रॉकेट्स को निष्क्रिय किया गया, लेकिन एक जो बता रहे हैं 1 से 2 रॉकेट जो हैं वो सिविलियन एरियाज में जाकर गिरा है जिसने कुछ इलाकों को नुकसान भी पहुंचाया है। राहुल जी। सुमित, सबसे पहले तो आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप जब उतरे थे एयरपोर्ट पर, जिस जगह आप मौजूद थे वहां पर भी एक हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा, और अभी आप जहां मौजूद हैं इस वक्त इजराइल के हालात वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक बने हुए हैं। लेकिन क्या आप बता पाएंगे एक बार तफसील से इस वक्त आप कौन से इलाके में खड़े हुए हैं? और ये तस्वीरें तो बता रही हैं कि लग रहा है कुछ मिनट पहले की घटना है जब ये हमला हुआ है। जी हाँ, ये अशकलोन का इलाका है राहुल जी, और मैं आपको जब बता रहा हूँ कि ये साउथ इजराइल का इलाका है, सदर्न इलाका है और यहीं पर आपको याद होगा 48 घंटे पहले भी यहीं पर सबसे ज़्यादा आपने देखा था कि साउथ के इलाकों में, साउथ इजराइल के इलाकों में जो हमास की तरफ से अटैक किए गए थे और अभी भी यहीं को टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको इतना भी बता दूँ क्योंकि जब हम बात कर रहे थे राहुल जी, तब भी ऊपर हम कई बम्बारमेंट की बूम की आवाज़ सुनाई दे रही है हमको, लगातार यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो भी फ्लाई कर रहे हैं। तो यानी मतलब साफ है कि पूरी तरीके से इस इलाके को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है और ये तस्वीरें इस बात को दिखा रही है कि ये कितना संवेदनशील इलाका है। लगातार हमास इन इलाकों को टारगेट, कई मल्टीपल रॉकेट्स को यहाँ दागा गया जब यहाँ पहुँच रहे थे और उसी समय कई आयरन ड्रोम एक्टिव हुआ और उसने कई रॉकेट्स को निष्क्रिय जरूर किया, लेकिन फिर भी 2 से 3 ऐसे बताया जा रहे हैं कि रॉकेट्स ने टारगेट किया है इसी इलाके के अंदर। और हम इन इलाकों में ऐसे देखने के लिए आए थे कि आखिरकार क्या नुकसान पहुँचा। उसी समय एक बार फिर से टारगेट किया गया। सुबह जब हम एयरपोर्ट पहुँचे थे और अब तक यानी कि करीबन 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है राहुल जी, अभी भी हालात ऐसे ही हैं। कहीं पर भी हमास अटैक करता है और सबसे ज़्यादा उसका टारगेट एरिया जो होता है वो सदर्न इजराइल ही है जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। ये अब आपसे 2-3 सवाल हैं बहुत ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में हैं। आप जिस जगह खड़े हुए हैं उस देश को दुनिया का सबसे आधुनिक तकनीक वाला देश माना जाता है। उसके डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया लोहा मानती थी। आज उसका डिफेंस सिस्टम फेल क्यों हो जा रहा है? हमास जैसे आतंकी संगठन के रॉकेट मिसाइल कैसे उस देश में आके गिर जा रहे हैं और फट जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल यही बात सबके जहन में है, क्योंकि मैंने भी कई सालों तक जब डिफेंस को कवर किया या देखा कई वॉर्स के अंदर, हमेशा इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम्स, उनके इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा हुआ करती थी, उदाहरण दिए जाते थे। लेकिन आप मानिए आप राहुल जी कि किस तरीके से 48 घंटे पहले जो कुछ हुआ उसने ना सिर्फ
दुनिया भर को शॉक किया, चौंकाया, बल्कि ये भी चौंकाया कि इजराइल किस तरीके से फेल हुआ, इजराइल किस तरीके से इसको नहीं एक्सेस कर पाया, इसको भाप नहीं पाया। और ये कोई नई बातें नहीं थी। सितंबर महीने में 4 से 5 बार अलर्ट आए थे इजराइल की फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिसमें बताया गया था स्पेसिफिक कि हमास अपने आप को रिवाइव कर रहा है, लेकिन उसकी ग्रेविटी या कितनी गंभीर चीज़ें हैं उसको वो जज नहीं कर पाया। और देखिए अभी सिविलियंस को भी यहाँ से निकाला जा रहा है। राहुल जी, वो तस्वीरें भी आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ से इन सिविलियंस को हटाया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, दुनिया की दिमाग में, हर किसी के दिमाग में सवाल है कि आखिरकार इजराइल के बारे में जिसकी मोसाद को लेकर, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर इतनी चर्चाएं होती थी, इतने उदाहरण दिए जाते थे, आखिरकार वो फेल कैसे हुआ। इसके पीछे एक ही कारण है कि ना सिर्फ हमास को बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला था, बल्कि ये भी कि हमास और हिजबुल्लाह ने इसको लेकर तय कर रखा था कि कैसे यहाँ पर टारगेट किया जाए। हालांकि देखिए कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इन बातों को लेकर। और वी कैन टॉक टू אני שם עליהם זין. What do you want to say? שאני שם עליהם זין, והם לא מכבדים हम אותנו. उनकी बात, लेकिन एंगर है यहाँ पर, लोगों में गुस्सा है इजराइल के लोगों को, खासतौर पर जिस तरीके से हमास टारगेट कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, बता दूं कि लगातार जब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और आपके पीछे बिल्कुल मुझे लग रहा है कुछ मिनट पहले ही जो अटैक हुआ है, हमास की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। मैं खुद 2 बार इजराइल जा चुका हूँ। जो मोसाद की स्थिति है, जो इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम है, कभी हिम्मत हमास इतने बड़े हमले की नहीं जुटा पा रहा है। हमास खुद कर रहा है या फिर कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट उसके पीछे? देखिए हमास के पीछे निश्चित तौर पर राहुल जी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि अप्रैल महीने में मुझे बता दिया गया था कि ये तैयारी कर ली गई थी, लगातार उस पर काम किया जा रहा था, और पिछले महीने ही बेरूट में इसको लेकर फाइनलाइज कर दिया गया, हरी झंडी दिखा दी गई। और इसके पीछे हिजबुल्लाह के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि ईरान भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से कि ईरान की तरफ से भी इनको सपोर्ट मिला। और ये कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हथियार, जो एम्यूनेशंस, जो सर्विलेंस सिस्टम, जिस लगा की रणनीति, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन किया गया, जिस तरीके से मल्टीपल जगहों पे टारगेट किया गया, जिसके बाद मास मूवमेंट एक क्रिएट की गई, ये हमास के बस की बात नहीं थी। हमास लगातार इन अटैक्स में सिर्फ 2 ही काम करता था, सिर्फ रॉकेट दागता था या छोटे छोटे ऑपरेशंस को अंजाम देता। इतना बड़ा ऑपरेशंस को अंजाम देना, इतने बड़े ऑपरेशंस को इस तरीके से अंजाम देना और उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उन इलाकों को कैप्चर करके बैठ जाना, हॉस्टेजेस बना के ले जाना 100 की संख्या में, ये पॉसिबल नहीं। सुमित, आप लाइन पर रहिएगा क्योंकि मैं आपसे कुछ और जानकारियां जरूर लूंगा। ये जरूर जानना चाहूंगा कि उस वक्त जहां एक तो तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, दूसरा अमेरिका के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो हथियार हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कौन किसके साथ है ये भी अभी इस वक्त जमीन पर जानना जरूरी है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इजराइल पर अटैक के बारे में जिसने भी सुना, एक बार उसके मन में ये सवाल जरूर उठा कि आखिर हमास कैसे इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया। कैसे हमास ने एक दिन में 7000 रॉकेट से हमला कर दिया, कैसे इजराइल के हाईटेक सुरक्षा चक्र में उसने सेंध लगा दी। इसकी वजह को सिलसिलेवार ढंग से कुछ तथ्यों और आंकड़ों से अब आपको समझाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में हमास ने 5 मिनट में इजराइल पर 137 रॉकेट दागे थे। इनमें से 90% रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दिया था। इससे सबक लेते हुए हमास ने इसका तोड़ निकाला और इस बार इजराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए हमास ने 20 मिनट में ही 5000 रॉकेट दाग दिए। मतलब इतने रॉकेट जिसके सामने एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम भी बेअसर हो गया। और इसका अंजाम क्या हुआ, ये पिछले 3 दिनों से पूरी दुनिया देख रही है। दूसरी बड़ी बात रही हमास का कोऑर्डिनेटेड अटैक, मतलब प्लान बनाकर हर पहलू को देखते हुए हमला किया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस वक्त इजराइल में रॉकेट से हमला हो रहा था, इसी दौरान सीमा पर बनी दीवार को बुलडोजर से ढा दिया गया। इस दौरान समुद्री रास्ते से स्पीड बोस्ट के जरिए लड़ाके इजराइल में दाखिल हो रहे थे। ठीक उसी वक्त पैराग्लाइडिंग के जरिए भी इजराइल में घुसपैठ हो रही थी। सोचिए, एक साथ 3 फ्रंट से घुसपैठ और आक्रमण किया गया और इजराइल को सोचने संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस वजह से भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा। इजराइल की जैसी ताकत है, जैसी तकनीक है, उसमें हमास की हिमाकत ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमास चुपके तैयारी कर रहा था। हमास के कामयाब होने की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक की तरफ ज्यादातर फोर्स तैनात कर रखी थी। ज्यादा ध्यान वेस्ट बैंक पर होने का फायदा गाजा पट्टी में हमास ने उठाया। जब तक इजराइल की सेना एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचती, उसे काफी नुकसान हो चुका था। यहां पर एक खास बात यह भी है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकते हुए हमास ने
हमले के लिए शबात यानी यहूदियों की धार्मिक छुट्टी का दिन चुना। यह दिन इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना और आराम फरमाने का होता है। सोचिए इजराइल की कितनी बड़ी तकनीकी और खुफिया नाकामी है। इजराइल के बॉर्डर पर सुरक्षा कैमरे, अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग सेंसर, आधुनिक बॉर्डर फेंसिंग और आयरन डोम सिस्टम एक्टिव होने के बावजूद इस हमले को रोका नहीं जा सका। यह एक सबक है कि तकनीक पर अति विश्वास करना और आंख बंद करके बेफिक्र होना महंगा पड़ सकता है। एक सवाल यह भी है कि आखिर हमास के पास इतनी संख्या में हथियार कहां से आए, किसके साथ मिलकर हमास अटैक की तैयारी कर रहा था। पहले आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जो 24 घंटे में इजराइल पर 7000 रॉकेट दागने वाला मास्टरमाइंड है। वो हमास का चीफ इस्माइल है। इस्माइल का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि हमास का मुखिया अपने गुर्गों के साथ टीवी चैनल पर इजराइल को दहलाने वाली तस्वीरें देख रहा था। वो तस्वीरें देख रहा था जिसमें इजराइल के नागरिक मारे जा रहे थे। कोई तड़प रहा था, कोई दहशत में भाग रहा था, किसी के साथ हमास के आतंकी जुल्म कर रहे थे। इजराइल की सुरक्षा कवच को भेदने वाला इस्माइल हानिया हमास के संस्थापक अहमद यासीन का सहयोगी रह चुका है। साल 2004 में यासीन इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया था। अब इस्माइल हानिया हमास को लीड कर रहा है। लेकिन सवाल है कि हमास को इतनी शक्ति कहां से मिली जिससे वो इजराइल में इतना खून खराबा कर सके। इस कहानी को भी अब आप समझ लीजिए। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ईरान से 2 रास्तों से हथियार गाजा पट्टी में भेजे जाते हैं। ईरान से हथियार समुद्री मार्ग के रास्ते सूडान पहुंचता है, सूडान से मिस्र भेजा जाता है और मिस्र से टनल या समुद्री रास्ते से इन हथियारों को गाजा पट्टी पहुंचाया जाता है। आपको बता दें, साल 2016 में सूडान से समुद्री मार्ग और टनल से हथियार सप्लाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद तस्करी के जरिए हथियारों की सप्लाई होती है। वहीं दूसरा रास्ता भी समुद्र वाला ही है। ईरान से समुद्री मार्ग के जरिए हथियारों को लेबनान पहुंचाया जाता है। लेबनान से टनल या समुद्री मार्ग से गाजा पट्टी पहुंचता है। यह भी दावा है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की मदद से गाजा तक घातक हथियार पहुंचाए जाते हैं। इजराइल को हुए नुकसान में मोसाद की असफलता का भी जिक्र बार बार हो रहा है। बड़े बड़े लोगों की जुबान से यही निकल रहा है कि कैसे मोसाद भी फेल हो गया। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक और सक्षम खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। मोसाद ने बार बार कठिन ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देकर अपनी शक्ति का लोहा भी मनवाया है। यहां मोसाद की जुनूनी काबिलियत का एक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण याद आ रहा है। 5 सितंबर 1972 को जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक गेम्स के दौरान फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल टीम के 11 सदस्यों को बंधक बना लिया था। उस वक्त आतंकवादियों ने मांग रखी थी कि इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए, लेकिन इजराइल ने 2 टूक शब्दों में उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया। जवाब में फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल के 6 कोच और 5 एथलीट्स की हत्या कर दी। जवाबी कार्रवाई में इस हमले को अंजाम देने वाले 8 आतंकवादी मारे गए, लेकिन इजराइल का बदला अभी अधूरा था। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई जिन्होंने इस हमले की साजिश रची थी। इस मिशन को ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर कहा गया। इसके बाद मोसाद के एजेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर करीब 20 साल तक गुनहगारों को मारते रहे और वो तब तक नहीं रुके जब तक एक एक आतंकवादी मारा नहीं गया। सोचिए मोसाद की मारक शक्ति कैसी है। लेकिन हमास ने मोसाद के इंटेलिजेंस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बताया जा रहा है कि 18 महीने से हमास इस हमले की तैयारी कर रहा था, खौफनाक प्लान बना रहा था और मोसाद को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि अब इजराइल किसी भी कीमत पर हमास को छोड़ने के मूड में नहीं है। इजराइल के हथियारों का निशाना गाजा पट्टी है जहां अभी हमास का कब्जा है। इजराइल ने वहां आज भी बमबारी की। हमास के कई रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया। वहीं सेंट्रल गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के हथियार डिपो ध्वस्त हो गए। यह वीडियो सबूत है युद्ध के और भी विनाशकारी होने का। गाजा पट्टी में इजराइल 1 लाख से ज्यादा सैनिक भेज चुका है। वहां के मेयर ने कहा है कि हमें गाजा में दाखिल होकर हमास और जिहादियों को खत्म करना होगा। और मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त उस वॉर जोन में मौजूद हैं जहां पर अभी से कुछ मिनट पहले ही एक हमला हुआ है रॉकेट के जरिए। सुमित, सवाल सबसे बड़ा ये, आपके पीछे तस्वीरें अभी भी बता रही हैं कि किस तरीके से हमास के रॉकेट लगातार यहां पर गिर रहे हैं, लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा, इस पूरे इलाके में इजराइल ने गाजा पट्टी नहीं, तमाम जितने देश आसपास थे, लेबनान है, जॉर्डन है, तमाम जितने देश थे, उनको एक तरीके से दबा के रखा हुआ था। क्या तस्वीर बदलने वाली है और क्या इन हमलों से हम कह सकते हैं कि इजराइल कमजोर हो रहा है?
देखिए इजराइल कमज़ोर हो चुका है राहुल जी, क्योंकि इजराइल अगर कमज़ोर नहीं होता तो फिर हमास इतने ज़्यादा अटैक नहीं कर पाता। ये ज़रूर है कि इजराइल की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते ही हमास ने या फिर हिजबुल्ला ने अटैक्स को अंजाम दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब हम 9/11 की बात करते हैं, 9/11 में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था कि अमेरिका की एजेंसीज को CIA के बारे में बहुत बातें होती थी, लेकिन इतना बड़ा सेटबैक था वो अमेरिका के लिए कि अमेरिका उससे उभर 10 साल तक नहीं पाया। तो ऐसा ही लगता है कि इजराइल भी इन चीज़ों से उभरने में टाइम लगेगा। सवाल ये है कि इजराइल कितने दिनों में इनको न्यूट्रलाइज कर लेगा, कितने दिनों में इसको नॉर्मलाइज कर लेगा, क्योंकि ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि अमेरिका के अंदर। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इजराइल के लोगों के अंदर का जो जज्बा है, जो बचपन से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या इतना आसान होगा उस देश के लोगों को और उस देश को कमजोर कर पाना? देखिए यही बात है, जब सुबह मैं आया तो इस बात का जवाब मुझे भी मिला राहुल जी कि सुबह आते वक्त मुझे जितने लोग मिले, जितने लोग इजरायली बाहर रहते थे सिटीजन से, वो वापस आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या है, क्योंकि वहाँ तो वॉर चले, तो उन्होंने कहा कि वी नीड टू सपोर्ट आवर कंट्री, वी नीड टू हेल्प आवर कंट्री, वी नीड टू हेल्प आवर ब्रदर्स। सो दैट मीन्स वो क्लियर था कि अब इजराइल के जितने भी लोग हैं दुनिया भर में, ज्यूज़, वो वहाँ अपने घरों में पहुँच कर, ना सिर्फ पुरुष में आपकी बात कर रहा हूँ, महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ, ये जज्बा महिलाओं में भी नजर आया। सभी लोग एक बात जानते हैं कि उनको इस सर्वाइवल के लिए एक साथ खड़े होना है, और यही वजह है जो इजराइल को इजराइल बनाती है। इजराइल को इजराइल बनाने वाले यहाँ के लोग हैं, उनका जज्बा है, वो हमेशा लड़ता है। इजराइल के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि इजराइल ने ऐसे कई बड़ी चीज़ों को या फिर ऐसे कई बड़े धक्कों को, अटैक्स को देखा है, लेकिन इजराइल ऑलवेज फॉल बैक। और देखिए अभी उन रॉकेट्स को यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि जिनसे अटैक किया गया था उसके टुकड़ों को यहाँ से ले जाया जा रहा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हम इजराइल की बात कर रहे हैं, इजराइल हर बारीकी से चीज़ों को जांचता परखता है और उसके बाद उन चीज़ों के पीछे जाता है। आपने जब मोसाद की बात की, मोसाद को इसीलिए जाना जाता है कि मोसाद हर चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करती है, उसके बाद उसको परखती है और उसके बाद उनके पीछे जाती है, यानी जड़ों तक जाने का काम मोसाद का रहता है हमेशा। तो ये ज़रूर है कि इजराइल इस बातों की जड़ तक जाएगा भी, ऑपरेशंस भी करेगा और अपने खिलाफ जो खड़ी हो रही आवाज़ें या फिर आप कह सकते हैं हमले जो हो रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलाइज भी करेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुमित, क्योंकि इजराइल के लोगों का जज्बा वाकई काबिल तारीफ है और कई बार देखा भी गया है कि जब जब देश पर उनके आती है तो कैसे एक साथ होते हैं, दुनिया भर में कहीं भी वो अपने देश में पहुंच जाते हैं। और एक चीज़ आपको इजराइल की और भी पता होनी चाहिए कि इजराइल में जो हथियार बनाने की फैक्ट्रीज हैं वो ऐसे हैं जैसे घरों में लोगों के लघु उद्योग लगे होते हैं। कोई छोटी सी कोठी में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़े बड़े हथियार तैयार किए जा रहे हैं। तो इस मामले में भी, हथियारों के मामले में तो कम से कम इजराइल के पास किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आप अपना ध्यान रखिएगा, आपके पास आते रहेंगे और लगातार अपडेट लेते रहेंगे। सत्ता में अब बात उन लोगों की जो इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बीच अपने एजेंडे को हवा देने में लगे हैं। भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ छिपे हुए एजेंडाधारी हैं जो आतंकवादी संगठन हमास का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस आतंकवादी हमले में अपने लिए मौका जरूर देख रहे हैं। फिलिस्तीन का नाम लेकर वो इजराइल पर हुए इस आतंकी हमले को जायज ठहरा रहे हैं। ये चालाकी है, ये जुबानी आवारगी है, वैचारिक मरम्मत की ये मांग भी करती है। इसलिए चलते हैं सत्ता की वर्कशॉप में, जहां रिपेयर वर्क तसल्ली बख्श तरीके से होगा। और आज ये रिपेयर वर्क इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त सैकड़ों लोगों की वहाँ पर हत्या की गई है, बहुत निर्मम तरीके से की गई है। हमास के आतंकवादी जिस तरीके से इजराइल के नागरिकों को, वहाँ के बुजुर्गों, वहाँ की महिलाओं के साथ में इस वक्त दरिंदगी कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में अगर कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, नाम भले ही वो फिलिस्तीन का ले रहे हों, लेकिन असल में उनका जो समर्थन है वो हमास के लेकर ही है। इजराइल बनाम हमास की इस जंग में कम से कम 1200 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें करीब 700 लोग इजराइल के और 500 लोग फिलिस्तीन की तरफ से हैं। इसे कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो इजराइल पर हमास के आतंकी हमले को जायज़ ठहरा रहे हैं। इसे बदला कह रहे हैं, इसे फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई कह रहे हैं। सत्ता की वर्कशॉप में आज ऐसे लोगों की वैचारिक मरम्मत शुरू करें, उससे पहले कुछ सवाल है। क्या एक म्यूजिक फेस्टिवल पर एक साथ हजारों रॉकेट से हमला करना आतंकी हमला नहीं है? क्या किसी देश की रिहायशी कॉलोनी पर रॉकेट लॉन्च करना आज़ादी की लड़ाई है? क्या किसी देश में मौजूद विदेशी नागरिकों पर हमले को बदला कहा जा सकता है? क्या महिलाओं का रेप और शवों की दुर्दशा करके धार्मिक नारे लगाने को फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई की आड़ में जायज़ ठहराया जा सकता है? लेकिन भारत में कुछ लोग बुद्धिजीवियों की खाल में, तो कुछ नेताओं की खाल में, कुछ अभिनेताओं की खाल में इसे जायज़ ठहराने की असफल कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए सत्ता में आज जरूरी है ऐसे लोग जिनके विचारों का प्रदूषण साफ दिख रहा है, उनके विचारों की वॉशिंग की जाए, ऑयलिंग और ग्रीसिंग भी की जाए। जो लोग आतंकी संगठन हमास को स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं, उनके विचारों को कसना जरूरी है। इसलिए आज सत्ता की वर्कशॉप में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और इसका इस्तेमाल की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा हमें पड़ लग रही है क्योंकि इन लोगों के पेच कसने के लिए आज वाकई किसी बड़े औजार की ज़रूरत है। और मैं बार बार जब आपको बताता हूँ कि सत्ता की वर्कशॉप में जब हम आते हैं तो औजार जो आपको दिखा रहे हैं ये प्रतीक के तौर पर हैं। असल में हमारे औजार हमारे शब्द हैं, तर्क हैं, तथ्य हैं और वो विचार हैं जिसके ज़रिए इनकी मरम्मत होती है। ऐसे लोग जो फ़िलिस्तीन का नाम लेकर छिप छिप कर हमास को कवर फायर दे रहे हैं, फ़िलिस्तीन का नाम लेकर नारे लगा रहे हैं, इनके विचारों को ठोक पीट कर ठीक करने की आज ज़रूरत है। इसलिए हम हथौड़े का भी इस्तेमाल आज करेंगे, लेकिन अपने वैचारिक हथौड़े का, शब्दों के हथौड़े का। और जिन लोगों के दिमाग में जंग लगे हुए विचार अटके हुए हैं उन्हें भी हम आज प्लास की मदद से खींचकर बाहर निकालेंगे। कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप में आज इन्हीं 4 औजारों से वैचारिक मरम्मत होगी। वैसे इन हथियारों के इस्तेमाल से उन्हें थोड़ा दर्द होगा, लेकिन इनकी वैचारिक मरम्मत आज बेहद ज़रूरी है। आज सबसे ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत उन जुलूस निकालने वाले जुलूस जीवियों की है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU को हमास के आतंकवादी हमले के समर्थक के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। दरअसल शनिवार को जैसे ही हमास ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट से हमला किया और इजराइल में सैकड़ों लोगों की मौत हुई तो AMU में हमास समर्थक सेल एक्टिव हो गया। इन लोगों की नफरती मैसेजिंग सर्विस सुपर चार्ज हो गई और आनन फानन में एक जुलूस निकाला गया। आतंकवादी संगठन हमास के समर्थकों ने इसमें चालाकी ये बरती कि इन्होंने हमास का नाम नहीं लिया और फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाए, यानी हमास के अपराध को तुरंत फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई बनाने का एक एजेंडा शुरू कर दिया। ये इजराइल के काउंटर अटैक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इजराइल में मारे गए लोगों का खून इनके लिए खून नहीं है, उनकी मौत इनके लिए मौत नहीं है, उनकी मौत पर इनको कोई अफसोस नहीं है। वो इसके लिए हमास को दोषी भी नहीं ठहरा रहे। जुलूस निकालने वालों का कहना है कि वो फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि इजराइल पर हमला हमास ने किया और इजराइल हमास पर हमला कर रहा है, ना कि फिलिस्तीन पर। जुलूस जीवियों को यह समझना होगा कि हमास और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग हैं। इसके लिए उन्हें लाइब्रेरी जाकर कुछ किताबें पढ़नी होंगी और पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन के सबसे बड़े नेता यासिर अराफात ने फतह की स्थापना में मदद की थी, ना कि हमास की। हमास दुनिया भर में कुख्यात आतंकवादी संगठन है जो दूसरे आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की मदद से इजराइल पर हमला करता है। हम आपसे अपील करते हैं कि दुनिया की इस सबसे बड़ी खबर को लेकर सफेद झूठ और अर्ध सत्य से उचित दूरी बनाकर रखिए। जो आपको आधा सच बता रहा है वो असल में आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन आतंक का समर्थन करने वालों और एजेंडा चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे। वैसे आतंकवाद का समर्थन करने वालों के लिए जरूरी नहीं कि पोस्टर और मोमबत्ती लेकर ही निकला जाए। इसके लिए सोशल मीडिया की डिस्प्ले पिक्चर, जिसे DP कहते हैं, सोशल मीडिया पर स्टोरी, स्टेटस और पोस्ट के जरिए भी आतंकवाद का समर्थन किया जा सकता है या आतंकवादी हमले के प्रति सॉफ्ट हुआ जा सकता है, जैसा कि भारत के कुछ कथित बुद्धिजीवी कर भी रहे हैं। हम आपको ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाते हैं जिससे छिपकर आतंकवाद का समर्थन करने वालों की चालाकी आपको समझ में आ जाएगी। आप सोचिए ऐसे लोगों के मन में इजराइल में मारे गए लोगों के प्रति कितनी कठोरता है कि वो हमास द्वारा महिलाओं को मारने और उनके शवों को निर्वस्त्र करके उनका अपमान करने की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा अपराध करने वालों को ही पीड़ित बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि आतंकवाद को अलग अलग कसौटियों पर किस तरह डिस्काउंट दिया जाता है। अब सत्ता की वर्कशॉप में मरम्मत से निकले 3 मैसेज भी आपको बता देते हैं। पहला मैसेज, इजराइल पर हमास का हमला पूरी तरीके से आतंकी हमला था। हमला जो किया हमास आतंकवादी संगठन ने किया, उसमें निर्दोष लोगों की हत्या हुई, जिससे युद्ध शुरू हुआ। दूसरा मैसेज, युद्ध किसी के लिए ठीक नहीं है, ना इजराइल के लिए और ना ही फिलिस्तीन के लिए, इसलिए जरूरी है कि इसे जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश हो। तीसरा मैसेज, इजराइल और फिलिस्तीन पर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है, लेकिन वो आतंकवादी हमले की निंदा करता है। और अंत में सत्ता की वर्कशॉप में आज हमास प्रेमियों के लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज है, आतंकवादी हमले को फिलिस्तीन का नाम लेकर जायज ठहराने की कोशिश ना करें। नाम बदलकर मुखौटा पहनने से सच का चेहरा नहीं बदल जाएगा। तो सत्ता की वर्कशॉप में आज हमारी ये कोशिश थी कि हम बता पाएं कि किस तरीके से कुछ लोग हैं जो कि हमास प्रेमी हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि
इस पूरे हमले को वो जस्टिफाई कर पाए। बहरहाल सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी यही न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। इस वक्त इजराइल के हालात वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक बने हुए हैं, लेकिन क्या आप बता पाएंगे एक बार तफसील से इस वक्त आप कौन से इलाके में खड़े हुए हैं? और ये तस्वीरें तो बता रही हैं कि लग रहा है कुछ मिनट पहले की घटना है जब ये हमला हुआ है। जी हाँ, ये अशकलोन का इलाका है राहुल जी, और मैं आपको जब बता रहा हूँ कि ये साउथ इजराइल का इलाका है, सदर्न इलाका है, और यहीं पर आपको याद होगा 48 घंटे पहले भी यहीं पर सबसे ज़्यादा आपने देखा था कि साउथ के इलाकों में, साउथ इजराइल के इलाकों में जो हमास की तरफ से अटैक किए गए थे, और अभी भी यहीं को टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको इतना भी बता दूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे राहुल जी, तब भी ऊपर हम कई बम्बारमेंट की बूम की आवाज़ सुनाई दे रही है हमको, लगातार यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो भी फ्लाई कर रहे हैं। तो यानी मतलब साफ है कि पूरी तरीके से इस इलाके को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है, और ये तस्वीरें इस बात को दिखा रही है कि ये कितना संवेदनशील इलाका है। लगातार हमास इन इलाकों को टारगेट, कई मल्टीपल रॉकेट्स को यहाँ दागा गया जब यहाँ पहुँच रहे थे, और उसी समय कई आयरन डोम एक्टिव हुआ और उसने कई रॉकेट्स को निष्क्रिय जरूर किया, लेकिन फिर भी 2 से 3 ऐसे बताया जा रहे हैं कि रॉकेट्स ने टारगेट किया है इसी इलाके के अंदर। और हम इन इलाकों में ऐसे देखने के लिए आए थे कि आखिरकार क्या नुकसान पहुँचा। उसी समय एक बार फिर से टारगेट किया गया। सुबह जब हम एयरपोर्ट पहुँचे थे और अब तक यानी कि करीबन 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है राहुल जी, अभी भी हालात ऐसे ही हैं। कहीं पर भी हमास अटैक करता है और सबसे ज़्यादा उसका टारगेट एरिया जो होता है वो सदर्न इजराइल ही है, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। ये अब आपसे 2-3 सवाल हैं बहुत ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में हैं। आप जिस जगह खड़े हुए हैं उस देश को दुनिया का सबसे आधुनिक तकनीक वाला देश माना जाता है। उसके डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया लोहा मानती थी। आज उसका डिफेंस सिस्टम फेल क्यों हो जा रहा है? हमास जैसे आतंकी संगठन के रॉकेट मिसाइल कैसे उस देश में आके गिर जा रहे हैं और फट जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यही बात सबके जहन में है, क्योंकि मैंने भी कई सालों तक जब डिफेंस को कवर किया या देखा कई वॉर्स के अंदर, हमेशा इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम्स, उनके इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा हुआ करती थी, उदाहरण दिए जाते थे। लेकिन आप मानिए आप राहुल जी कि किस तरीके से 48 घंटे पहले जो कुछ हुआ उसने ना सिर्फ दुनिया भर को शॉक किया, चौंकाया, बल्कि ये भी चौंकाया कि इजराइल किस तरीके से फेल हुआ, इजराइल किस तरीके से इसको नहीं एक्सेस कर पाया, इसको भाप नहीं पाया। और ये कोई नई बातें नहीं थी। सितंबर महीने में 4 से 5 बार अलर्ट आए थे इजराइल की फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिसमें बताया गया था स्पेसिफिक कि हमास अपने आप को रिवाइव कर रहा है, लेकिन उसकी ग्रेविटी या कितनी गंभीर चीज़ें हैं उसको वो जज नहीं कर पाया। और देखिए, अभी सिविलियंस को भी यहाँ से निकाला जा रहा है राहुल जी। वो तस्वीरें भी आपको दिखा दूँ। देखिए, यहाँ से इन सिविलियंस को हटाया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, दुनिया की दिमाग में, हर किसी के दिमाग में सवाल है कि आखिरकार इजराइल के बारे में जिसकी मोसाद को लेकर, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर इतनी चर्चाएं होती थी, इतने उदाहरण दिए जाते थे, आखिरकार वो फेल कैसे हुआ? इसके पीछे एक ही कारण है कि ना सिर्फ हमास को बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला था, बल्कि ये भी कि हमास और हिजबुल्लाह ने इसको लेकर तय कर रखा था कि कैसे यहाँ पर टारगेट किया जाए। हालांकि देखिए, कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इन बातों को लेकर। और वी कैन टॉक टू हम उनकी बात, लेकिन एंगर है यहाँ पर, लोगों में गुस्सा है इजराइल के लोगों को, खासतौर पर जिस तरीके से हमास टारगेट कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, बता दूं कि लगातार जब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और आपके पीछे बिल्कुल मुझे लग रहा है कुछ मिनट पहले ही जो अटैक हुआ है, हमास की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मैं खुद 2 बार इजराइल जा चुका हूं। जो मोसाद की स्थिति है, जो इजराइल के पास में डिफेंस सिस्टम है, कभी हिम्मत हमास इतने बड़े हमले की नहीं जुटा पा रहा है। हमास खुद कर रहा है या फिर कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट उसके पीछे? देखिए, हमास के पीछे निश्चित तौर पर राहुल जी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अप्रैल महीने में मुझे बता दिया गया था कि ये तैयारी कर ली गई थी, लगातार उस पर काम किया जा रहा था, और पिछले महीने ही बेरूट में इसको लेकर फाइनलाइज कर दिया गया, हरी झंडी दिखा दी गई। और इसके पीछे हिजबुल्लाह के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि ईरान भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से कि ईरान की तरफ से भी इनको सपोर्ट मिला। और ये कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हथियार, जो एम्यूनेशंस, जो सर्विलेंस
सर्विलेंस सिस्टम, जिस लगा की रणनीति, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन किया गया, जिस तरीके से मल्टीपल जगहों पे टारगेट किया गया, जिसके बाद मास मूवमेंट क्रिएट की गई, ये हमास के बस की बात नहीं थी। हमास लगातार इन अटैक्स में सिर्फ दो ही काम करता था, सिर्फ रॉकेट दागता था या छोटे छोटे ऑपरेशंस को अंजाम देता।